हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल पॉइंट वेलकम्स यू। इससे पहले हम लोग वर्ड के बारे में जितने भी पार्ट थे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हमारी बारी क्या है, शब्दों का वर्गीकरण। वर्गों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ है, अब दूसरा नंबर इसका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द कहते किसे हैं, यानी वर्णों, एक से ज्यादा वर्ड जब साथ में आ जाए, सबको मिला दिया जाए और जिनसे कोई सेंस निकले, कोई अर्थ निकले। अगर अर्थ निकलता है तो हम उसको शब्द कहेंगे, और अगर अर्थ नहीं निकलता है तो हम उसको शब्द नहीं कहेंगे। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ एक नया रूप, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, हम दो शब्द लिखते हैं, एक में मात्रा लगा देते हैं, एक लिख दे का पे बड़ा मात्रा का और माँ, एक ये लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काम। काम का मतलब सभी लोग जानते हैं कि काम करना क्या है, हम लोग के द्वारा कोई क्रिया की जाती है जिससे हमारे भविष्य में जो है वो हमारे लिए फायदेमंद हो, उसको हम काम बोलते हैं। ये हो गया। अगर हम इसी को उठा के हम ऐसे बना दें, ऐसे कर देते हैं कि इधर ये लिख दिया, इधर ये लिख दिया, तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं मतलब है। यानी जिस वर्णों के मेल से जो नया रूप बनता है, जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ हो, उसी को हम शब्द कहते हैं। और जो जिसका कोई अर्थ ना निकले तो उसको हम शब्द नहीं कहते हैं। इसी तरीके से देख लीजिए, कमल, कमला, मैंने यहाँ पे तीन वर्ड का प्रयोग किया है। यहाँ पर देख कमला तीन है, तो इसका क्या मतलब है? कमल एक प्रकार का फूल है जो कि कीचड़ में खिलता है, तो इसका मतलब ये शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हाँ, इन तीनों को जोड़ने से एक रूप ऐसा बना है जिससे हम किसी वस्तु की पहचान करते हैं, यानी कि एक फूल की पहचान करते हैं। अब इसे उठा के हम ऐसे कर दें, मलका, तो क्या मलक कोई चीज है? मलक। इसके बाद में आता है, उठा के हम ऐसे कर दे, ल का मा, ये कर दिया, एक तरफ कर दिया, का ला मा, इनको कर दिया। तो आप देखिए, कमल फूल को कहते हैं। अब मलक, मलक ये अरबी लैंग्वेज में लिया गया है, जिसका मतलब खूबसूरत स्त्री होता है, तो इसका मतलब ये भी शब्द सही है, इसका मतलब इसको हम शब्द कह सकते हैं। लकम, लकम कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि लकम का मतलब क्या है? अगर हम लकम कह दें, क्या कोई जान पाएगा? हम किसको कह रहे, नहीं जान पाएगा। मलक कहेंगे तो जो अरबी जानने वाला है वो तुरंत बता देगा कि हम मलक किसे कहते हैं। अब कमल तो लगभग में हिंदी वाले सब जानते हैं, कमल किसे कहते हैं, सब बता देंगे किसी फूल को कहते हैं। यहाँ कलम, कलम जिससे लिखा जाता है उसको बता सकते हैं। यानी इन तीनों को मिलाया तो यहां पर देख लीजिए, तीन अक्षर के मिलाने से मैंने चार शब्द बनाया। तो चार में से देखो, तीन का कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर अर्थ है तो वो आपका शब्द है, और अगर अर्थ नहीं है तो वो आपका शब्द नहीं है। ये वाला नहीं है, लकम कोई शब्द ही नहीं है, लकम का कोई मतलब ही नहीं होता है। किसी वस्तु को नहीं जान सकते हैं, ना किसी भाव को जान सकते हैं। लेकिन इन तीनों से पता चल रहा है, कमल फूल का नाम है, कलम एक ऐसी वस्तु का नाम है जिसकी सहायता से हम लोग लिखते हैं, मलक एक सुंदर स्त्री को बोलते हैं जो कि हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से है। इस प्रकार हम लोग शब्द का अर्थ समझ गए हैं। अब बारी आती है शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण हम चार तरीके से करते हैं, चार आधार पे करते हैं। वो कौन कौन से आधार है आप लोग यहाँ पर देखें। यहां पर मैंने चार तरीके से बना दिया है। इसके बाद आता है, ये एक होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम एक एक के बारे में आज थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे, बाकी इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ाएंगे। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा कौन सा होता है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर।
इसके बाद एक और बचता है विकार के आधार पर। ये आपके 4 तरीके से होते हैं। रचना के आधार पर, मतलब रचना का मतलब बनावट कह सकते हैं, तो रचना के आधार पर ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है रूढ़ और एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। यानी इन दोनों को देखो यहाँ पे दोनों मिल रहा है। योग का मतलब यौगिक और रूढ़ का मतलब रूढ़। अब देखिए इनके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले योग रूढ़ क्या है। पहली चीज है रूढ़। रूढ़ रूढ़ का मतलब है एक ऐसा शब्द जिसको हम तोड़ ना सके, जिसको तोड़ने से कोई अर्थ अलग अलग ना निकाल सके। जैसे कि घोड़ा, अब घोड़ा को तोड़ दिए तो क्या बने, घो औड़ा। अड़ा पे बड़ा मात्रा उधर है, घो औड़ा, तो घो का मतलब क्या कुछ होता है, नहीं होता है। अड़ा का मतलब भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ये शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ने पर उनको अलग अलग उनका अर्थ नहीं निकाल सकते। यौगिक का मतलब है कि तोड़ने पर नया शब्द निकलेंगे, दो शब्द बन जाएंगे। जैसे कहा विद्यालय, तो विद्यालय को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विद्या आलय, यानी विद्या का घर। आलय मतलब घर होता है, तो इसका क्या मतलब है, विद्या का घर। तो देखो विद्यालय एक शब्द है, इसको जब मैंने तोड़ा तो 2 उसमें से शब्द निकले, विद्या अलग निकला और आलय अलग निकला, और दोनों का मतलब है विद्या का घर। हिमालय, हिम का घर यानी बर्फ का घर। ऐसे तोड़ने पर मतलब अगर अलग अलग शब्द भी निकल आए तो यौगिक होते हैं। अब तीसरा ये है, इसका मतलब ये होता है, ऐसा होता है कि जिसको हम तोड़ देंगे तो तोड़ने पर अर्थ तो निकल आएगा, लेकिन वो जो शब्द वो किसी एक ही वस्तु के लिए कहते हैं, उससे रिलेटेड यानी उससे संबंधित अगर विशेषता रखते हुए भी हम उसको दोबारा नहीं कह सकते। जैसे कहते हैं चारपाई, तो चारपाई का मतलब क्या, 4 पैर वाला। 4 और पाई अलग अलग कर दे यानी 4 पैरों वाला, तो चारपाई खटिया को बोलते हैं। अब हम उठा के कुर्सी को चारपाई कह दे तो क्या सही है, गलत है, आप सभी लोग जानते हैं। अब भैंस को कह दे, भैंस के भी 4 पैर होते हैं, गाय को भी 4 पैर होते हैं, तो उसको थोड़ी चारपाई कह देंगे। यानी चारपाई सिर्फ एक वस्तु का नाम रखा गया जिस पर हम लेटते हैं। हम गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, इन सबको किसी को भी हम चारपाई नहीं कहते हैं। चारपाई एक उसका है, यानी तोड़ने पर इसका मतलब निकल सकता है, लेकिन हम उस विशेषता के आधार पर हम सबको नहीं कह सकते। किसी एक विशेष वस्तु का नाम पड़ गया अगर जो, तो वो क्या कहलाएगा, योग रूढ़ कहलाएगा। इसके बाद आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपको मिलेंगे 4। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा जो होता है वो होता है विदेशी, और चौथा जो है उसको बोलते हैं संकर। ये 4 है। अब देखिए तत्सम क्या है। तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है और उसका रूप भी नहीं बदला है, वैसा ही हम हिंदी में भी यूज करते हैं। जैसे गणेश, तो गणेश जी को सब गणेश ही कहते हैं ना, कुछ और तो नहीं कहते ना। तो ये संस्कृत से लिया गया है और वो हिंदी में भी हम वैसा ही यूज कर रहे हैं। जैसे गणेश कह दिया, जड़ कह दिया, तो जड़ आप लोग जानते हैं, वधु बोलते हैं, वर वधु ये सब बोला जाता है, वधु बहू को कहते हैं। इस प्रकार के शब्द जो संस्कृत से लिया गया है और वैसा ही हम यूज कर रहे हैं, संस्कृत भाषा वाले ही यूज कर रहे हैं शब्द, तो वो क्या कहलाएगा, वो तत्सम है। और उसी का जब थोड़ा सा बदलाव किया गया तो वो आपका बन गया तद्भव। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन संस्कृत के रूल को हटा के अब उसको थोड़ा सा बदलाव करके उसे हिंदी में बना दिया गया। जैसे पुत्र, पुत्र किसे कहते हैं, बेटा को कहते हैं। अब पुत्र को कहते कहते गांव में पूत बोलते हैं कि वो मेरा पूत है, ऐसे बोलते हैं। तो पुत्र से पूत बना दिया, कुपुत्र से कपूत बना दिया। इस टाइप के जो रहेंगे वो इसमें आएगा। जैसे जड़ है तो जड़ को हम बोलने लगे जटा, तो ऐसे शब्द इसमें आएंगे। यानी संस्कृत से लिए जाएंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बदलाव करके एक नया शब्द बना दिया गया जिसका मतलब वही होता है। जैसे ऐसे अट्टालिका है, अट्टालिका से बना दिया गया, कोई नया शब्द बना दिया जाए इस टाइप का। गणेश, गणेश को गणेश बना दिया गया, ज्यादातर गणेश भी बोलते कुछ लोग हैं, तो गणेश जो का वो इसका है और गणेश कह दिया तो वो इसमें आ जाएगा। इस टाइप के ये हो जाएंगे। इसके विदेशी शब्द क्या है, यानी ऐसे शब्द
जो कि ना तो संस्कृत से लिया गया ना हिंदी में मौजूद था, बल्कि किसी अन्य भाषा से लिया गया है। तो वो शब्द इसमें आ गया। जैसे आप लोग बोलते हैं मशीन, तो मशीन किस लैंग्वेज का है? क्या वो संस्कृत का है? संस्कृत का बिल्कुल नहीं है, ना तो हिंदी का है। वो कहां से ले लिया गया है? अंग्रेजी से ले लिया गया है। इसी प्रकार से हम अलमारी कह दिया, तो अलमारी हिंदी में भी नहीं है ना तो संस्कृत में है, ये किसी दूसरी भाषा से लिया गया है। इस टाइप के ये होते हैं। और अंतिम देख ले संकर। संकर का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड। तो आप लोग हाइब्रिड के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसकी क्वालिटी क्या होती है। हाइब्रिड का मतलब हुआ मिक्सचर, यानी वो हिंदी से भी रिलेटेड रहेगा और दूसरे शब्दों से भी रहेगा। जैसे कहते हैं रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी ले लिया गया और गाड़ी हिंदी ले लिया गया। इस टाइप के मिल जाएंगे इसमें। इसके अलावा और भी कई मिलेंगे, जैसे कि राजमहल, तो राज हिंदी से लिया गया और महल जो है वो कहां से लिया गया? वो अरबी से ले लिया गया। इसी प्रकार एक और मिलेगा तिमाही। तिमाही को मतलब 3 माही, तो 3 का मतलब गिनती है, तो हिंदी से पता चल गया। अब माह माने होता महीना, जो कि माह अरबी भाषा से लिया गया है और उसका मतलब होता है चांद, यानी चांद के आधार पर। तो तिमाही का मतलब 3 चांद वाला है, 3 महीना कह सकते हैं। और इस प्रकार अब हम तीसरे पर आते हैं। तीसरे पर है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम 5 प्रकार से बांटे हैं। कितने प्रकार से बांटे हैं? 5 प्रकार से। यहां पर हमें मिलेगा 5 प्रकार से मिलेगा। जैसे मिला एक अर्थी, क्या मिला? और एक मिला अनेकार्थी। इसके बाद में मिला एक होता है पर्यायवाची, और एक होता है विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, और एक होता है श्रुति सम, बोलते से हैं श्रुति सम, या दूसरे शब्दों में से समानार्थी भी बोलते हैं, और भिन्नार्थी। ये आपके 5 हैं। और एक अर्थी का मतलब क्या है? एक अर्थ रखने वाला। ये बता रहे ना, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? एक प्लस अर्थी, यानी एक अर्थ वाला, यानी ऐसा शब्द वो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, एक ही अर्थ रखे, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं एक अर्थी। जैसे पुस्तक ले लिया गया, मैंने कह दिया। अब पुस्तक का मतलब क्या होता है? पुस्तक माने होता है किताब। तो क्या पुस्तक का कोई और भी मतलब है? कोई भी किताब नहीं, पुस्तक के अलावा मतलब किताब के अलावा उसकी कोई और मीनिंग नहीं मिलेगी। तो चूंकि वो एक ही अर्थ रखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक अर्थी कहेंगे। घोड़ा कह दिया तो घोड़ा का कोई और भी मतलब है? घोड़ा एक जानवर को कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मतलब है ही नहीं, तो उसको हम किस में रखेंगे? वो भी आपका हो जाएगा एक अर्थी में। इसी प्रकार शेर रख लीजिए, हाथी रख लीजिए, इसी टाइप के और भी मिलेंगे, पेड़ मिल जाएगा, वो सब मिल जाएंगे। अब आता है अनेकार्थी। अब अनेकार्थी को जब तोड़ते तो क्या मतलब निकलता है? अनेक प्लस अर्थी, यानी अनेक अर्थ वाला। कोई ऐसा शब्द जो अनेक अर्थ रखे, यानी लिखा एक जैसा, जैसे लिख दिया मैंने, कोई जैसे लिख दिया मैंने कनक, ये कनक लिख दिया, तो क्या कनक का मतलब सोना ही थोड़ा होता है? कनक में सोना होता है। सोना के अलावा एक और होता है, धतूरा बोलते हैं। यानी एक ऐसा शब्द जो एक से ज्यादा मीनिंग रखे, एक से ज्यादा अर्थ रखे, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। एक से ज्यादा कोई अनेक कहते हैं ना, तो इसका मतलब अनेक अर्थ रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। जैसे इसमें आ गया कनक आ सकता है। इसके अलावा उत्तर, उत्तर किसे कहते हैं? उत्तर बोलते हैं दिशा को। जैसे को होता नहीं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसका मतलब उत्तर का मतलब हुआ दिशा। एक उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, आंसर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो भी आ जाएगा। अब आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब है कि हम एक वस्तु के कई नाम को कई नामों से जानते हैं। ठीक, तो अगर किसी एक वस्तु को कई नामों से जानते हैं तो वो सभी के सभी नाम क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची कहलाएंगे। जैसे पानी, तो पानी को हम नीर भी कहते हैं। पानी एक ऐसा वस्तु जिसके द्वारा हम अपनी प्यास बुझाते हैं, तो अगर हम नीर कहेंगे तो वो भी वही वस्तु है जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे मतलब मिलेंगे सबके सब। इसके अलावा मिलेगा रात। रात का मतलब होता है रजनी, रात्रि भी होता है। इस टाइप के आपको मिलेंगे इसमें।
ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद विपरीतार्थी। विपरीत अर्थी, विपरीत माने होता है उल्टा, तो मतलब उल्टा अर्थ रखने वाला, मतलब अगेंस्ट, मतलब अगर हम इधर की बात करें तो वो दूसरी तरफ की बात करें, इस टाइप का, तो वो क्या करें, विपरीतार्थी ऐसे मिलेगा। जैसे रात का होता है दिन, ठीक, सुख का होता है दुख, स्थावर का होता है जंगम, ऐसे मिलेगा, मतलब उसका अपोजिट एकदम रहेगा। अब ये विपरीतार्थी तो कई तरीके से दिया गया है, लिंग के आधार में बांटा गया, जैसे राजा से रानी बना दिया गया है, और क्या कहते हैं पोजीशन के आधार पर भी बांटा गया है, जैसे राजा से रंक, रंक मतलब भिखारी, और राजा का मतलब तो राजा होता ही है। अमीर का गरीब उल्टा कर दिया जाए उसका मतलब। इसमें आता है श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थी, यानी पढ़ने में एक जैसा रहेगा लेकिन लिखने में बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने आदि, तो एक आदि हम जब कहते हैं तो दा पर छोटी मात्रा लगाते हैं, और एक आदि कहते हैं तो दा पे बड़ी मात्रा लगाते हैं। एक आदि है और एक आदि है। आदि अनंत को बोलते हैं, और आदि कहते हैं आदत को, कहते हैं मुझे मैं चाय पीने का आदी हूं, ऐसे बोलते हैं। ऐसे शब्द इसमें मिलेंगे। कर्म और क्रम लगभग में एक जैसे हैं, तो वो सब इसमें आएंगे। इस प्रकार हमारा श्रुति सम भिन्नार्थी भी समाप्त हुआ। अब आता है विकार। विकार मतलब होता है, देख लें आप लोग, विकार भी दो प्रकार से आपको मिलेंगे। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। आपके ये दो इसमें मिलेंगे। विकारी, विकार मतलब क्या होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन, यानी ऐसे शब्द जिनका हम लिंग के आधार पर है या काल के आधार पर है, हम उनको बदलते रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो विकारी कहलाएंगे। और अगर काल लिंग इन सब के आधार पर न बदले तो हम उसको बोलते हैं अविकारी। जैसे देखो विकारी का मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैं कहता हूं लड़का, तो लड़का से लड़की बना दिया गया, तो क्या बड़ा की मात्रा की जो बड़ी ई की मात्रा लगा दिया। बेटा से कह दिया बिटिया कह दिया, लोटा से कह दिया लुटिया कह दिया, शेर से कह दिया शेरनी, हाथी से कह दिया हथनी, बकरा से कह दिया बकरी। इस टाइप का मतलब बदलाव हो रहा है ना लिंग के आधार पे। बकरा मेल है तो बकरी फीमेल है, ऐसे बेटा मेल है बिटिया फीमेल है, लड़का मेल लड़की फीमेल, ऐसे बनता है सब। जैसे क्या कहते हैं आचार्य, टीचर को कहते हैं आचार्य मेल, आचार्य फीमेल, इस टाइप के रहेंगे। और इसमें जो है इसमें बदलाव नहीं होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, इससे नहीं बदलाव है। अब कहीं पर हमें तक का प्रयोग करना है तो चाहे लड़का के लिए तक लगाए, चाहे लड़की के लिए तक लगाए, चाहे जिसके लिए तक लगाए, तो हम तक को ना तो तका कहूंगा न तो तका कहेंगे। हम लोग ये नहीं बोलेंगे, हम तक ही बोलेंगे। में, पर, से, को, ये सब आ जाएगा। बहुत, जैसे कह दिया वो लड़का बड़ा हैंडसम है, बहुत हैंडसम है, और लड़की है तो क्या कहे वो लड़की बहुत ही स्मार्ट है या बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो वहां पे देखो बहुत का नहीं बदला, जरा आ जाएगा। तो ऐसे सारे शब्द जिनके प्रयोग में हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या काल के आधार पर हम कोई बदलाव नहीं करे, उनको हम क्या बोलते हैं, अविकारी कहते हैं। इस प्रकार हमने आज आप लोगों को इसके बारे में पहचान करवा दी है, इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब धीरे धीरे जब हम अगले लेक्चर में चलेंगे तो इन सबको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और भी कुछ शब्द भी देते चलेंगे। इस प्रकार से हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग अपने एक्सपीरियंस को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।